Hello, my dear students. Welcome back to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great. आज का ये वीडियो BPSC 102 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से रिलेटेड है। वो सभी बच्चे जो अभी दिसंबर सेशन में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, क्योंकि हम इसमें डिस्कस करेंगे बच्चों ऐसे क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में रिपीट होते हैं। अगर आपको अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं सो इस वीडियो को ज़रूर देखना। और यहाँ पर एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि ये वाला जो वीडियो है इसके अंदर हमने केवल इंग्लिश में सारे आंसर्स को डिस्कस किया है, और अगर आपको सेम वीडियो हिंदी में देखना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे, जिसके अंदर हमें पंचायती राज सिस्टम के फीचर्स के बारे में बताना है। आप सभी को पता होगा कि जो हमारा 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1992 में, उससे हमारे इंडिया में पंचायती राज सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो पंचायती राज सिस्टम होता क्या है? तो ये एक 3 टायर स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम लोकल सेल्फ गवर्नेंस, जो विलेज होते हैं वो अपना लोकल गवर्नेंस खुद करते हैं। द पंचायती राज सिस्टम एम टू प्रमोट पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। और हमने पंचायती राज सिस्टम को क्यों लेकर आया? ताकि हम जो हमारी डेमोक्रेसी है उसको और भी ज़्यादा सशक्त कर सकें। अभी पंचायती राज सिस्टम में स्टूडेंट्स हमारा 3 टियर स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हमारा एक होता है विलेज लेवल पे, एक होता है इंटरमीडिएट लेवल पे और एक होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो विलेज लेवल पे हमारी ग्राम पंचायत होती है जो कि इसका बेसिक यूनिट होती है। ईच विलेज और अ ग्रुप ऑफ विलेज हैज़ अ ग्राम सभा। हर एक विलेज की अपनी एक बच्चों ग्राम सभा होती है जहाँ पर जो नागरिक हैं वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। और वैसे ही होता है स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट लेवल पे। तो एट द ब्लॉक लेवल, उसको हम ब्लॉक लेवल भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमारी नीचे ग्राम सभा होती है, देन हमारा ब्लॉक लेवल होता है। तो ब्लॉक लेवल पे जो पंचायत समिति है वो कोऑर्डिनेट करती है विलेज की एक्टिविटीज़ की, जो विलेज की पंचायत होती है उनके साथ कोऑर्डिनेट करती है। और सबसे टॉप पर होती है हमारी ज़िला परिषद, जो कि ऑपरेट करती है बच्चों डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। तो सबसे ऊपर जो होती है, सबसे जो मतलब मेन है वो हमारी ज़िला परिषद है। तो यहाँ पर हमारा 3 टियर स्ट्रक्चर होता है। देन हमें बताना है बच्चों ग्राम सभा के बारे में, जिसको आप लोग विलेज असेंबली भी कह सकते हैं। तो ग्राम सभा में क्या होता है? जो ग्राम सभा होती है स्टूडेंट्स, उसके अंदर जितने भी एडल्ट मेंबर्स होते हैं, मतलब जितने भी लोग 18+ से ऊपर हैं विलेज के, वो उसमें डायरेक्ट डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन करते हैं। ठीक है, डायरेक्टली वहाँ पे कोई भी निर्णय लिया जाता है तो सारे लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिव्यूइंग एंड अप्रूविंग एनुअल प्लान्स, बजट्स एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। So the Gram Sabha ensures transparency and accountability in the functioning of the ग्राम पंचायत। तो जो हमारी बच्चों ग्राम सभा होती है वो ग्राम पंचायत की फंक्शनिंग में ट्रांसपेरेंसी लेकर आती है। देन जो हमारा पंचायती राज सिस्टम है बच्चों, उसका तीसरा फीचर ये है कि उसमें डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। डायरेक्ट इलेक्शंस में जो पंचायत के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको लोकल सिटीजन्स, वहाँ के जो नागरिक होते हैं वो चुनते हैं 5 साल के टर्म के लिए। देन होता है रिजर्वेशन फॉर मार्जिनलाइज सेक्शन। ये इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया के अंदर जो मतलब हमारा पंचायती राज सिस्टम है उसका एक फ़ीचर ये है बच्चों कि उसमें रिजर्वेशन भी प्रोवाइड किया गया है। SC, ST और OBCs को उनके प्रपोर्शन के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन दिया गया है। और अ मिनिमम ऑफ 1/3 ऑफ ऑल सीट्स एंड लीडरशिप पोजीशंस, सरपंच वगैरह की जो पोजीशन होती है वहाँ पे वुमेन को भी रिजर्वेशन दिया गया है। उसके बाद होता है डेवोल्यूशन ऑफ पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब कौन कौन से मुद्दे हैं जो हमारे पंचायत के तहत आते हैं? तो हमारे संविधान का जो 11th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो 29 सब्जेक्ट्स बताता है, जैसे कि उसमें आपका एग्रीकल्चर, हेल्थ, एजुकेशन, वाटर मैनेजमेंट, ये सब आता है जिसको पंचायती राज इंस्टीट्यूशन मैनेज करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट डेलीगेट सर्टेन पावर्स, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फाइनेंसेस टू अनेबल लोकल बॉडीज़ टू मैनेज दिस फंक्शन इफेक्टिवली। तो यहाँ पर जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, स्टेट की जो सरकार होती है,
वो क्या करती है, वो इन लोगों को पावर्स प्रोवाइड करती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है, ताकि वो अपने सारे काम जो 29 सब्जेक्ट्स में जो भी काम आते हैं उनको इफ़ेक्टिवली वो लोग कर सकें। फिर आती है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी की बात। तो जो पंचायत होते हैं उनको फ़ंड मिलता है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और स्टेट गवर्नमेंट से भी, और वहीं वो थोड़ा बहुत रेवेन्यू भी जनरेट कर लेते हैं टैक्स लेकर, फ़ाइन लगाकर लोगों पे। द फाइनेंस कमीशन पीरियोडिकली रिव्यूज़ एंड रिकमेंड्स ग्रांट्स फॉर पंचायत टू इंश्योर दे हैव एडिक्वेट फंड। तो जो हमारी फाइनेंस कमीशन होती है वो टाइम टू टाइम रिव्यू करती रहती है और देखती रहती है कि पंचायतों के पास पर्याप्त मात्रा में फंड्स हैं या नहीं हैं। देन फिर डिसेंट्रलाइज प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर जो पंचायत राज सिस्टम है वो लोकल प्लानिंग को एनकरेज करता है। जैसे कि मान लो कोई गांव है तो वो सेल्फ सफिशिएंट बन जाए, उसको बाहर से कुछ भी इम्पोर्ट ना करना पड़े। तो एक जो विलेज है वो अपनी प्लानिंग खुद से कर ले, ठीक है। बाकी जो भी सरकार स्कीम वगैरह लाती है, और बॉटम अप प्लानिंग का मतलब होता है कि सबसे पहले जो सबसे लोअर लेवल पे जो लोग हैं उनके लिए प्लान्स बनाए जाएं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ा जाए। तो एंश्योरिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आर रेलेवेंट एंड इफेक्टिव एट अ लोकल लेवल। तो यानी कि जो भी सरकार के प्लान्स होते हैं उनका फ़ायदा हर किसी को हो, ठीक है। जो सबसे बॉटम पे लोग हैं उनको भी उसका फ़ायदा हो। देन रोल इन सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो जो पंचायत होता है वो किसी भी देश का, इंडिया का डेवलपमेंट करने में सोशली भी इकोनॉमिकली भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। क्योंकि जब पंचायत होता है तो सरकार की जो स्कीम्स होती हैं वो लोगों तक पहुंचती हैं, लोगों को हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं, पॉवर्टी एलिवेशन, पॉवर्टी समाप्त करने में मदद मिलती है, और रिजर्वेशन के थ्रू जो वुमेन हैं उनको एम्पावर किया जाता है, फ्री एजुकेशन देकर बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। तो इससे क्या होता है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है। फिर आती हैं जुडिशियल पावर्स बच्चों, जिसमें हमें बताना है विलेज कोर्ट के बारे में, न्याय पंचायत के बारे में, जो कि पंचायती राज सिस्टम का ही एक पार्ट है, जहाँ पे छोटे मोटे सिविल और क्रिमिनल केसेस की सुनवाई होती है, ठीक है। ताकि सब हर किसी को क्या हो सके, हर किसी का जो एक्सेस है वो जस्टिस तक हो सके। तो पंचायती राज सिस्टम रिप्रेजेंट्स इंडियाज़ कमिटमेंट टू डिसेंट्रलाइजेशन लोकल गवर्नेंस। आप सभी को पता होगा कि इंडिया की इकॉनमी डिसेंट्रलाइज्ड इकॉनमी है, यानी कि सारी पावर सेंटर के पास नहीं है, पावर जो है वो डिवाइड हो रखी है। तो पंचायती राज सिस्टम इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट बच्चों रोल प्ले करता है। सो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पंचायती राज सिस्टम के क्या फीचर्स हैं। अगर सेम वीडियो हिंदी में बच्चों आपको देखना है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ से ज़रूर जाके देखें, ठीक है। अभी हमें बात करनी है फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स के बारे में। तो जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बच्चों पार्ट है। पार्ट 3 आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो लिखे हुए हैं। सो यहाँ पर हमें फंडामेंटल राइट्स के बच्चों की फ़ीचर्स बताने हैं, जिसमें पहला फ़ीचर होता है कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी। तो फंडामेंटल राइट्स आर एनशाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन गिविंग दैम सुप्रीम अथॉरिटी। तो जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं बच्चों वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं और वो सुप्रीम हैं, दे कैन नॉट बी, उनके अंदर हम किसी भी प्रकार से उनको ऑल्टर नहीं कर सकते, उनको इन्फ्रिंज नहीं कर सकते। दे आर प्रोटेक्टेड बाय जुडिशियल रिव्यू एंश्योरिंग दे आर अपहेल्ड बाय द कोर्ट्स। देन होता है हमारा जस्टिशिएबिलिटी। जस्टिसेबिलिटी यानी कि दीज राइट्स आर एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट, यानी कि अगर मेरे फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो मैं कोर्ट में जा सकती हूँ। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास पावर होती है कि वो रिट्स इशू करते हैं बच्चों। रिट्स आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि रिट्स क्या होते हैं, जिसमें आपका हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्टियोरारी एंड क्वो वारंटो आता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी बच्चों हमारी रिट्स होती हैं। मैं रिट्स पे भी अलग से एक वीडियो बना दूंगी कि रिट्स क्या होती हैं, किसी वीडियो में हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। देन होता है हमारा यूनिवर्सल एप्लीकेशन। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो हर एक व्यक्ति को दिए गए हैं, चाहे वो किसी भी रेस का हो, रिलीजन का हो, कास्ट का हो, उसका प्लेस ऑफ बर्थ कुछ भी हो, ठीक है। दे आर यूनिवर्सली टू अप्लाई यूनिवर्सली टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। However, such as right to equality and right to freedom of religion
एक्सटेंड टू नॉन सिटीजन्स एज वेल। तो यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति हमारे यहाँ बाहर से आता है, कोई फॉरेनर आ जाता है हमारे इंडिया में, तो यहाँ पे कुछ ऐसे राइट्स होते हैं जो फॉरेनर्स को भी हमने दिए हुए हैं। फिर यहाँ पे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो सरकार के जो आर्बिट्ररी एक्शंस होते हैं उस पर एक तरीके की रोक लगाते हैं, ताकि जो सरकार है वो सिटीजन्स के प्रति अकाउंटेबल रहे। दे एंश्योर दैट गवर्नमेंट कैन नॉट टेक अवे और इन्फ्रिंज अपॉन सर्टेन फ्रीडम ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ। सो यहाँ पर फंडामेंटल राइट ये इंश्योर करते हैं कि कुछ ऐसी फ्रीडम्स होती हैं बच्चों, कुछ ऐसी फ्रीडम्स होती हैं जिन पर जो हमारा स्टेट है वो उनसे हमसे नहीं छीन सकता और रोक नहीं लगा सकता। अब हमें यहाँ पे बात करनी है कि हमारे बच्चों 6 फंडामेंटल राइट्स कौन कौन से हैं। तो आपको इसमें इनके बच्चों आर्टिकल्स भी याद करने पड़ेंगे। आर्टिकल 14 से 18 राइट टू इक्वलिटी, 19 से 22 राइट टू फ्रीडम, 23 से 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जिसके अंदर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फोर्स लेबर, चाइल्ड लेबर से के लिए हमें प्रोटेक्ट किया जाता है। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स हैं बच्चों, और एक है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जिसको हम हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि अगर ये राइट नहीं होगा, राइट नंबर जो 6 है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ वाला, तो सब फिर बाकी के राइट्स तो बेकार हो गए। क्योंकि इसी राइट में ये कहा गया है कि अगर हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो हम डायरेक्टली बच्चों सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पे हमें बताना है कि जो बच्चों हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो एब्सोल्यूट नहीं हैं, उन पर भी कभी कभी रिस्ट्रिक्शन लग जाती है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन होनी चाहिए रीज़नेबल। जैसे कि अगर हम बात करें आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड असेंबली की, तो अगर आप लोग कहोगे कि मेरे को तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, मैं तो किसी को कुछ भी बोल दूंगा, तो ऐसा आप नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी, मॉरलिटी ये सब बना के रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो इसलिए लगाई गई हैं ताकि सोशल ऑर्डर बना के रखा जा सके और इंडिविजुअल्स जो फ्रीडम्स हैं उनके बीच में एक तरीके का स्टूडेंट्स क्या बनाया जा सके, बैलेंस बना के रखा जा सके। प्रोटेक्शन अगेंस्ट प्राइवेट वायलेशंस, तो ऑल्दो प्राइमरीली एम्ड एट द स्टेट, सम फंडामेंटल राइट्स लाइक द राइट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी जो कि आपका आर्टिकल 17 है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ऑल्सो अप्लाई टू प्राइवेट इंडिविजुअल्स एंड एंटिटी प्रिवेंटिंग दैम फ्रॉम इन्फ्रिंजिंग ऑन अदर्स राइट। ठीक है, सो कोई भी, जैसे अगर आप मान लो कि किसी प्राइवेट उसमें जा रहे हो, आप किसी प्राइवेट किसी होटल में जा रहे हो, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जा रहे हो, तो वो तो बंदा कहेगा कि ये तो मेरा मतलब प्राइवेट है, मैं यहाँ पे किसी एक जाति के लोगों को नहीं घुसने दूंगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि प्राइवेट वायलेशंस में भी हमारे फंडामेंटल राइट्स लागू होते हैं। भले ही वो होटल उसका है, उसकी प्रॉपर्टी है, पर वो इस तरीके से नहीं कर सकता कि वो किसी एक जाति को ऐसे नहीं कर सकता, तो ये अनटचेबिलिटी के खिलाफ चला जाता है। यहाँ पर हमें बताना है स्कोप फॉर अमेंडमेंट। अमेंडमेंट का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? अमेंडमेंट का मतलब होता है आपका संशोधन। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है। ठीक है, अंडर आर्टिकल 368, आपको ये आर्टिकल याद कर लेना है, यू हैव टू लर्न आर्टिकल 368। ठीक है, जिसमें हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो है बच्चों बेसिक स्ट्रक्चर की चीज़। ठीक है, जब सुप्रीम कोर्ट में एक मुद्दा हुआ था केशव नंदा भारती केस में, तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि जो हमारा संविधान है उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो उसके बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आती हैं। ठीक है, मान लो कि वो उसका स्केलेटन है, उसके बिना तो फिर संविधान कुछ भी नहीं रहेगा। तो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, उसके अंदर आप लोग अमेंडमेंट नहीं कर सकते हो, उसके कोर प्रिंसिपल्स में अमेंडमेंट नहीं कर सकते हो। ठीक है, देन आपका जुडिशियल सेफगार्ड, इसका क्या मतलब है कि जो हमारी जुडिशरी है, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो हमारे फंडामेंटल राइट्स को क्या करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं। इंटरप्रेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर मान लो मैंने लिख दिया कि राइट है सबको, फ्रीडम का राइट है, तो वो हमें कौन बताएगा कि कैसी फ्रीडम नहीं, तो उसको इंटरप्रेट करना वो काम हमारे जुडिशरी का होता है, जिसको हम कहते हैं जुडिशियल रिव्यू करना, जो हमारा आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के लिए और आर्टिकल 226 हाई कोर्ट के लिए आता है, जो कि यहाँ पर एम्पावर करता है सिटीजन्स को कि वो अपने इन राइट्स को लागू करवा सकते हैं। सस्पेंशन ड्यूरिंग एमरजेंसीज, इसका क्या मतलब है कि जब भी देश में बच्चों एमरजेंसी लगती है तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ राइट्स को सस्पेंड कर देता है। कौन से राइट्स को वो नहीं करता, कौन से राइट्स को छोड़कर?
आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी के जो राइट्स हैं वो उन्हें क्या कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। द प्रेसिडेंट हैज़ अथॉरिटी सस्पेंड द राइट टू सीक एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। और इमरजेंसी के टाइम पर आप लोग आर्टिकल 32 के तहत कोर्ट में भी नहीं जा सकते, वहाँ पे जाकर भी कंप्लेंट्स आप लोग नहीं कर सकते। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा 6th वाला जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़, जिसके तहत आप लोग डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, लेकिन इमरजेंसी के दौरान बच्चों ऐसा नहीं होता। ठीक है। देन रोल इन प्रमोटिंग सोशल जस्टिस। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं वो सोशल जस्टिस को प्रमोट करते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आते हैं लोगों के लिए, है ना। जो भी बैकवर्ड क्लासेस होती हैं, ST ST, जो हमारी ट्राइब्स वगैरह हैं, उनके लिए भी एक एफर्मेटिव एक्शन है हमारे फंडामेंटल राइट्स, ताकि उन लोगों को भी आगे बढ़ाया जा सके। अभी यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है उसकी इंटरप्रिटेशन अब धीरे धीरे और भी ज़्यादा इवॉल्व होती जा रही है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ राइट टू लाइफ की, आर्टिकल 21 की, तो अब इसके अंदर राइट टू प्राइवेसी, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू लाइवलीहुड भी इसी के अंदर आने लग गया है। तो यहाँ पर जो इसकी इंटरप्रिटेशन है, इसका जो मीनिंग है, काफ़ी ज़्यादा क्या हो गया है स्टूडेंट्स, इवॉल्व हो गया है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे ये होता है कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, आज जो समाज में बदलाव आ रहे हैं उनके अकॉर्डिंग फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स आर फाउंडेशनल टू डेमोक्रेसी, एंश्योरिंग दैट द इंडिविजुअल डिग्निटी, लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर अपहेल्ड। सो इस तरीके से हमने हमारे फंडामेंटल राइट्स के फीचर्स को भी पढ़ लिया। अब जो हमारा तीसरा बच्चों टॉपिक है वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपको बताना है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 6th शेड्यूल के बारे में। 6th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन का क्या कहता है। तो यहाँ पर जो हमारा 6th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये एक तरीके का बच्चों स्पेशल प्रोविज़न है जो ग्रांट करता है ऑटोनमी एंड सेल्फ गवर्नेंस टू सर्टेन ट्राइबल एरियाज़ इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं। तो जितने भी हमारे नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, वहाँ पे जो भी ट्राइबल एरियाज़ हैं, ठीक है। सो दिस प्रोविज़न फाउंड इन आर्टिकल 244 एंड 275 एम टू प्रोटेक्ट द आइडेंटिटी, कल्चर, इंटरेस्ट ऑफ द इंडिजीनियस ट्राइबल कम्युनिटीज़ इन दीज रीजन्स। तो यहाँ पर जो हमारा आर्टिकल 244 और आर्टिकल 275 है, उसका एम है जो भी हमारे ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उनकी आइडेंटिटी को, उनके कल्चर को और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना। ठीक है। किनको, ट्राइबल कम्युनिटीज़ को, जो लोग हमारे ट्राइबल वाले लोग हैं। तो जो हमारा 6th शेड्यूल है वो बाकी के कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट से अलग है, एज इट प्रोवाइड अ यूनिक गवर्नेंस स्ट्रक्चर फॉर द एरियाज इट कवर्स। तो जो भी एरियाज़ 6th शेड्यूल के अंदर आते हैं, वहाँ पर जो गवर्नेंस है, वहाँ पर जो शासन है बच्चों, वो अलग तरीके से किया जाता है। अभी हम यहाँ पर बात करेंगे कि 6th शेड्यूल के क्या क्या मेन फीचर्स हैं। सबसे पहली बात एप्लीकेबिलिटी, ये कहाँ कहाँ पर अप्लाई होता है। तो जो हमारा 6th शेड्यूल है वो हमारे ट्राइबल एरियाज़ में अप्लाई होता है, खासकर जो भी हमारे नॉर्थ ईस्टर्न के स्टेट्स हैं, जिसमें हमारा असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिज़ोरम आते हैं। ये बाकी के इंडिया के पार्ट में नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि ये स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए लगाया गया है। यहाँ पर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं जिनको हम ADC बोलते हैं। तो जो भी एरिया 6th शेड्यूल में आता है उसको अलग अलग ADCs में बच्चों डिवाइड किया गया है। जो ADCs होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, लेजिस्लेशन के लिए एंड सम लेवल ऑफ सेल्फ गवर्नेंस इन देयर डिस्ट्रिक्ट। These councils aim to ensure that the governance of tribal areas is in line with local custom and needs। तो यहाँ पर जो ADCs होती हैं इनका क्या काम होता है, इनका काम होता है ये देखना कि जो सेल्फ गवर्नेंस है वो उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं चल रहा है। फिर होते हैं हमारे ARCs यानी कि ऑटोनोमस रीजनल काउंसिल्स बच्चों, ठीक है, जो कि आगे और ज़्यादा काम करती हैं। तो यहाँ पर ग्रेटर ऑटोनमी मिलती है इन रीजन्स को, मोर लोकलाइज गवर्नेंस होता है और इनका एथनिक और कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं उनको भी प्रोटेक्शन मिलती है। उसके बाद जो ADCs हैं उनके पास पावर होती है बच्चों कानून बनाने की, जैसे कि ज़मीन से रिलेटेड कानून, फॉरेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, वाटर रिसोर्सेज से, एग्रीकल्चर से, इस तरीके के वो कानून भी बनाते हैं। तो द लॉज इनेक्टेड बाय ADCs आर सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ द गवर्नर।
अब यहाँ पर जो भी लॉ हमारे एडीसीज के द्वारा बनाया जाता है वो गवर्नर का अप्रूवल भी उन्हें मिलता है, ठीक है, प्रोवाइडिंग अ बैलेंस बिटवीन लोकल ऑटोनॉमी एंड स्टेट ओवरसाइट, ठीक है। देन फिर हमारा जुडिशियल पावर्स होती हैं एडीसीज के पास, यानी कि अगर किसी का भी कोई भी डिस्प्यूट हो जाता है मेंबर्स का, वो सारे मेंबर जो शेड्यूल ट्राइब के हैं, तो यहाँ पर एडीसीज जो होते हैं वो सॉल्व करते हैं विलेज कोर्ट लगाकर, ट्रायल कोर्ट्स लगाकर, ठीक है। ये सारे केसेस को पर्सनल लॉज से और लैंड डिस्प्यूट से और सिविल मैटर्स को ट्राइबल कम्युनिटीज़ के अंतर्गत सॉल्व करते हैं। फिर टैक्सेशन एंड रेवेन्यू जनरेशन का क्या मतलब है, तो एडीसीज आर एम्पावर्ड टू कलेक्ट टैक्सेस विद इन देयर जूरिसडिक्शन, यानी कि एडीसी के अंतर्गत जितना भी एरिया आता है वो उस एरिया से टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं। लैंड पे, बिल्डिंग पे, एनिमल्स पे, व्हीकल्स पे जो भी टैक्स है उसे वो लोग कलेक्ट करेंगे। दे कैन ऑल्सो जनरेट रिवेन्यू थ्रू फीस फॉर, जैसे लाइसेंस वगैरह बनाने के जो भी फीस आती है, परमिट्स आते हैं, वहाँ से ये लोग क्या करते हैं, टैक्स कलेक्ट कर लेते हैं और इनका लोकल गवर्नेंस जो है वो और भी ज़्यादा क्या हो जाता है, मजबूत हो जाता है। अब यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना, वो है आपका गवर्नर का रोल। तो जो हमारा स्टेट में गवर्नर होता है वो एक तरीके का सुपरवाइजरी रोल प्ले करता है इन एरियाज़ में, ठीक है। वो इनके जो भी लॉज वगैरह होते हैं उनको मॉडिफाई भी कर सकता है अगर उसको ज़रूरी लगता है। द गवर्नर कैन ऑल्सो रीएलोकेट पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमंग काउंसिल्स एंड क्रिएट न्यू काउंसिल्स। अगर गवर्नर चाहे तो वो नई काउंसिल्स भी बना सकता है उन रीजन्स के अंदर। और प्रोटेक्शन है 6th शेड्यूल के अंदर ट्राइबल राइट्स और उनके कल्चर को। तो जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है 6th शेड्यूल का वो ये है कि ये सेफगार्ड करता है ट्राइबल जो भी कम्युनिटीज़ हैं उनके राइट्स को, उनके कल्चर को और उनके ट्रेडिशन को, ठीक है, बाय ग्रांटिंग स्पेशल गवर्नेंस पावर, क्योंकि इसने एडीसीज और एआरसीज को कुछ स्पेशल पावर्स बच्चों प्रोवाइड की हुई हैं जो अभी हम ऊपर पढ़ के आ रहे हैं। तो जो 6th शेड्यूल है दस रिप्रेजेंट अ सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ इंडियाज अप्रोच टू फेडरलिज्म। हमने फेडरलिज्म पढ़ रखा है पहले भी, ठीक है, नहीं पढ़ा हुआ तो आगे के वीडियोज़ में हम लोग पढ़ लेंगे। तो फेडरलिज्म को एक तरीके से क्या करता है, और भी ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है। इम्पॉर्टेंस है फेडरलिज्म में, किस चीज़ की इम्पॉर्टेंस होती है कि हम लोकल ऑटोनॉमी दे दें थोड़ी सी। ट्राइबल कम्युनिटीज़ जो हैं अब वो खुद की मालिक बन चुकी है, ठीक है, दे कैन गवर्न दैमसेल्व्स अकॉर्डिंग, जो भी उनके कस्टम्स हैं, जो भी उनके आइडेंटिटी है वो लोग उसको बचा सकते हैं और अपने आप को खुद ही गवर्न कर सकते हैं। सो ये था हमारा बीपीएससी का सारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो। अब बच्चों देखो सुनो, बीपीएससी 102 की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। अभी और भी वीडियोस आएंगे जो दिसंबर सेशन के लिए ज़रूरी हैं, आप लोग उन्हें ज़रूर देखना। और जो मैंने प्रीवियस वीडियोस बना रखे हैं आप लोग उन्हें भी देख सकते हैं। एक बार अगर देख लोगे तो क्या जा रहा है, हो सकता है उनमें से ही कोई क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि पेपर हमें नहीं पता होता कि क्या आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो प्लेलिस्ट का लिंक भी दे रखा है और सेम वीडियो का हिंदी में जो है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप लोग वहाँ से जाके ज़रूर देखें।